हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत के एग्रीकल्चर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भारत के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, मिश्रित खेती एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, खेतों में फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाना या फिर साथ ही साथ डेयरी उद्योग के कार्य में लगे रहना, इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो देखिए, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ किया जाना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। इसमें देखिए, जो कृषक होते हैं वो फसलों के उत्पादन से भी पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग से भी पैसा कमाते हैं। इसे ही मिश्रित खेती कहा जाता है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। हरित क्रांति के देखिए भारत में जनक माने जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1960 में देखिए, भारत में जब भीषण खाद्यान्न संकट आया था और बहुत ही भयानक सूखा पड़ा था, तो इन्हीं के प्रयासों से 1966 और 67 के टाइम पीरियड में भारत में गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में बम्पर पैदावार हुई थी। इनके इन प्रयासों के कारण 1967 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और आगे चलकर 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं। तो देखिए, ऊपर हमने MS स्वामीनाथन को पढ़ा है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे थे। इनका जन्म 1914 में अमेरिका में हुआ था। इनके द्वारा देखिए विकसित किए गए गेहूं की जो उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां थी, उससे भारत, पाकिस्तान और मेक्सिको जैसे देशों में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी। इसीलिए वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। कहाँ से थे फ्रेंड्स? USA। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न राज्यों में से किसे छोड़कर बाकी सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए, ऐसा राज्य जिनमें कृषि भूमि बहुत ही न्यूनतम है फ्रेंड्स, वो सिक्किम राज्य है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में बसे हैं, जबकि सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी हिमालय की गोद में बसा हुआ एक पहाड़ी प्रदेश है, जहां पर देखिए 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि की जाती है और इसकी अधिकतर कृषि भूमि टेरेस फार्मिंग के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से इलायची और चाय जैसी फसलों को बोया जाता है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर कृषि भूमि सबसे कम है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा। तो देखिए, चावल की खेती को सबसे अधिक वर्षा की आवश्यकता है फ्रेंड्स। इसीलिए ऐसे क्षेत्र जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, वहां पर चावल की खेती की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली देखिए, चावल की फसल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर से अधिक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही मान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ देखिए फसल का उल्लेख है और उसके बाद सबसे बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ये बिल्कुल सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक MP ना होकर UP है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश आलू सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए COD भी देख लेते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में गुजरात है, बिल्कुल सही। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए सभी कोर्सेज की लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हो गई है। और इसके अलावा 15 अगस्त 2022 से एसएससी का हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है। आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एसएससी के नए बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी इनरोल हो सकते हैं। तो बिना देर किए आप किसी भी कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का क्या लाभ है? तो देखिए, शून्य जुताई की अगर हम बात करें तो ये कृषि की एक पद्धति है। यह मिट्टी में होने वाली प्राकृतिक जैविक क्रियाओं को बढ़ाती है। इसके अलावा फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी को पोषण देती है। अगर हम इसके लाभ देखें तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो ये जीरो टिलेज का एक लाभ है फ्रेंड्स, तो ये सही हो जाएगा। चावल की नए पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। देखिए, इस कृषि पद्धति का ये लाभ है फ्रेंड्स कि जो चावल के बीज हैं उन्हें पौधे की नर्सरी को बनाए बिना केवल नमी वाली मृदा में सीधे रोपित किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शून्य जुताई से मृदा में कार्बन का पृथक्करण भी संभव है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही शून्य जुताई के लाभ हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत के कुल रेशम का 1/3 रेशम कर्नाटक राज्य के द्वारा पैदा किया जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड में विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन करने वाला देश चाइना है। भारत की बात करें तो भारत इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है। भारत के अंदर कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर असम राज्य को शामिल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा रेशम करने वाला राज्य पूछा गया है तो भारत का राज्य कर्नाटक है। इसके बाद देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक सूची में देखिए खाद्यान्न का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में उससे संबंधित क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन दिया गया है। अब देखिए, इस सूची को सुमेलित करने से पहले हम भारत की सभी कृषि क्रांतियों को एक बार जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कृषि क्रांतियों की बात करें तो सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य रूप से गेहूं की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसके बाद श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल और सब्जी उत्पादन से है, रजत क्रांति जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसका उत्पादन अंडा उत्पादन और मांस के लिए मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसके बाद बादामी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये भारत में मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। गुलाबी क्रांति का संबंध समुद्री उत्पाद मतलब सी फूड और प्याज उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह ये एग्रीकल्चर से संबंधित रिवॉल्यूशन है फ्रेंड्स, जो कि भारत में अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आई होप आपको सभी क्रांतियां यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो अब देखिए, आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है हरित क्रांति, तो ए का हो जाएगा 1। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, बी का हो जाएगा 3। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, तो सी का हो जाएगा 2। और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, तो डी का हो जाएगा 4। अब ये जो सीरीज है फ्रेंड्स पहले ऑप्शन में दी गई है, आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको रिवॉल्यूशन बताए हैं सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, अगर आपको सभी कृषि क्रांतियां समझ में आ गई होगी तो इजीली आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन से संबंधित है। हरी क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यानिकी से है, लेकिन नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से। तो ये एक ऐसी क्रांति है जो कि एग्रीकल्चर के संबंध में सही नहीं है। आंसर डी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। गुलाबी क्रांति संबंधित है। वेरी इजी। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। प्याज उत्पादन। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अब देखिए, यहाँ पर रबी की फसल को जानने से पहले हम मौसमी फसलों के बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, मौसम के आधार पर अगर हम फसलों को डिवाइड करें फ्रेंड्स, तो ये 3 प्रकार की होती है। मतलब इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों की बात करें तो देखिए, ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। मतलब ठंड के मौसम में इन्हें बोया जाता है और आगे चलकर फरवरी मार्च तक इन्हें काट लिया जाता है। गेहूं, चना, राई, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें हैं। अब अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो ये जून जुलाई में मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह तक काट ली जाती है। भारत का सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला खाद्यान्न चावल, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और मोटे अनाज, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा पानीदार जो फसलें होती है वो जायद की फसलें हैं। मार्च अप्रैल में मतलब ग्रीष्म ऋतु में इन्हें बोया जाता है और जून जुलाई तक इन फसलों को काट लिया जाता है। जैसे तरबूज, खरबूज, कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद की फसलें हैं। तो इस तरह मौसम के आधार पर फसलों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बोए जाने का समय भी बता दिया है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता दिए हैं कि कौन कौन सी फसल किस मौसम की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। अक्टूबर नवंबर माह। ओके, देखिए डिटेल से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा क्योंकि आगे हमें फसलें भी पूछी जाएगी कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, इसलिए पूरी डिटेल को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो देखिए, इंद्रधनुष में वेरियस कलर रहते हैं फ्रेंड्स, मतलब वो टोटली सभी के उत्पादन से संबंधित है। इसीलिए इंद्रधनुषी क्रांति उपरोक्त सभी के उत्पादन से संबंधित है। आंसर डी। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में है? तो भारत में जया, पद्मा और कृष्णा चावल की किस्में है। तो आंसर हो जाएगा धान। जया, पद्मा और कृष्णा भारत में धान की किस्में है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं? देखिए, नकदी फसलें यहाँ पर जानने से पहले आपको 2 प्रकार की फसलों के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, आर्थिक आधार पर फसलों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है खाद्यान्न फसलें और दूसरी होती है नकदी फसलें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, वो फसलें जो कि खाने के उद्देश्य से उगाई जाती है खाद्यान्न फसलें कहलाती है, या फिर जिन्हें खाकर जीवन निर्वाह किया जा सकता है, तो वे सभी फसलें खाद्यान्न फसलें हैं। जैसे देखिए, गेहूं हो गई, चावल, दलहन फसलें, मोटे अनाज, इन सभी को खाकर जीवन निर्वाह किया जा सकता है। जबकि नकदी फसलों की बात करें तो ये पैसा कमाने के उद्देश्य से बोई जाती है, न कि जीवन निर्वाह के उद्देश्य से। जैसे गन्ना, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, ये सभी नकदी फसलें हैं। अब देखिए, इजीली आप इसका आंसर पता कर लोगे। यहाँ पर देखिए, नकदी फसलें पूछी गई है तो हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, गेहूं ये एक खाद्यान्न फसल है, ना कि नकदी फसल, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। चना, मटर, गेहूं की बात करें तो देखिए, आपको गेहूं समझ में आ रहा होगा कि ये भी खाद्यान्न फसल है, तो ये भी गलत हो गया। कपास, गन्ना और केला, देखिए इनको खाकर जीवन निर्वाह नहीं किया जा सकता, या फिर ये जीवन निर्वाह के उद्देश्य से नहीं उगाई जाती है, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो आंसर सी हो जाएगा। कपास, गन्ना और केला सभी नकदी फसलें हैं। अब ऑप्शन डी में चावल खाद्यान्न फसल है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इलायची सबसे ज्यादा केरल राज्य में उगाई जाती है। तो केरल राज्य इलायची और काली मिर्च का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल। भारत में उत्पादित की जाने वाली कुल इलायची का 70% अकेले केरल राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोना क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं फ्रेंड्स, खंडवा और खरगोन। ये पूरे भारत में कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए एमपी के इन 2 जिलों को सफेद सोना क्षेत्र कहा जाता है। आंसर बी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, बागवानी उद्योग को एकीकृत करना, एकीकृत रूप से उसका विकास करना, उसमें सुधार करना और इसके अलावा फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार के द्वारा एमएस स्वामीनाथन के सहयोग से 1984 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे राष्ट्रीय बागवानी परिषद के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1984 में की गई थी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 फसलें दी गई है और उन्होंने पूछा है कि कौन सी खरीफ की फसलें हैं। डिटेल में मैंने आपको सभी फसलों के बारे में क्लियरली बताया था। खरीफ की फसलों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जून जुलाई माह में बोई जाती है। कपास, मूंगफली और धान, ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। कपास, मूंगफली और धान खरीफ की फसलें हैं। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो देखिए, 2016 में एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। दूसरे नंबर पर इस वक्त पंजाब राज्य आता था और तीसरे नंबर पर हरियाणा राज्य का नाम आता है गेहूं उत्पादन में 2016 में। लेकिन देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य पहले नंबर पर अभी भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य का नाम आता है। तीसरे नंबर पर अब पंजाब है गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। 2016 में भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर हरियाणा था। अब दूसरे नंबर पर एमपी आ गया है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। उत्तर प्रदेश अभी भी गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। आगे देखिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? पूरे भारत का देखिए 60% सोयाबीन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नीलम की अगर हम बात करें तो ये अरहर की किस्म नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये अलसी की एक प्रजाति है। नीलम, गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, पद्मिनी या पार्वती सभी अलसी की प्रजातियां हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नीलम अलसी की प्रजाति है, न कि अरहर की। इसके अलावा चंद्रा की बात करें तो ये मूंगफली की प्रजाति है, पंत L406 मसूर की प्रजाति है और वरुणा सरसों की एक प्रजाति है। नीलम अलसी की प्रजाति है। जूमिंग अथवा पेंडा पद्धति क्या है? तो देखिए, जूमिंग खेती की एक पद्धति है जो कि पूर्वी भारत में काफी प्रचलित रही है। पूर्वी भारत में प्राचीन काल में जनजातियों के द्वारा इस कृषि पद्धति को अधिकतर अपनाया जाता था। अब ये कृषि पद्धति बहुत ही लिमिटेड क्षेत्रों पर की जाती है। अब देखिए, इसमें होता क्या था। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के कृषकों के द्वारा जंगल को काटकर सूखने के बाद वहां की जो भूमि है उस पर परंपरागत साधनों से कृषि की जाती थी। 2-3 साल, 4 साल जब तक भूमि में उपजाऊ क्षमता है तब तक तो वहां पर फसलें ली जाती थी, लेकिन जैसे ही वहां की भूमि बंजर हो जाती है ये सभी किसान दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं और इसके बाद दूसरी जगह के जंगल को जलाकर वहां उस जमीन को सूखी छोड़ते हैं और बाद में उस क्षेत्र पर कृषि करते हैं। इस कृषि पद्धति को जूमिंग खेती या पेंडा पद्धति के नाम से जाना जाता है। जंगल काटकर सूखने को छोड़ना और बाद में उस पर कृषि करना जूमिंग कृषि पद्धति है।
आंसर ए। भारत के पूर्वी राज्यों में ये कृषि का बहुत ही प्रचलित माध्यम है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए, चावल उत्पादक राज्य की बात करें तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य के आधार पर भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र दिया गया है, तो दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। आंसर बी। अगर राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़, क्षेत्र पूछा जाए तो कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक स्टेट पश्चिम बंगाल राज्य है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, तो देखिए, सबसे पहले गन्ने की बात करते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है फ्रेंड्स, जो कि नॉर्मली 20 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य में पनपता है। इस फसल को देखिए 8 माह में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए टेम्परेचर कभी भी 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये गन्ने की फसल पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है। अब अगर देखिए, पकने की अवधि में गन्ने की फसल पर पाला पड़ जाता है या पाला गिर जाता है, तब उसकी शर्करा की मात्रा भी घट जाती है। तो पकने की अवधि में पाला गिर जाने पर गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है। वेरी सिंपल, आप सभी इस राज्य को जानते हैं। ये राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पेम्पोर क्षेत्र भारत में केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है और 2020 में जम्मू कश्मीर को केसर के उत्पादन पर जीआई टैग भी दिया गया था। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र केसर उत्पादन करने वाला राज्य है। ओके, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो देखिए, भारत में सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये तीनों ही अंगूर की एक किस्म है। आंसर डी। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा को अलग अलग क्षेत्रों में अंगूर की प्रजाति के रूप में उगाया जाता है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? वेरी सिंपल, धान, मक्का और ज्वार ये खरीफ की फसल है जिसे जून जुलाई माह में बोया जाता है। जबकि चने की अगर हम बात करें तो इसे अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और ये रबी की फसल है। आंसर बी, चना खरीफ की फसल नहीं है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर इस सूची में कर्नाटक का नाम आता है और तीसरे नंबर पर गुजरात का नाम आता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात क्रमशः सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहले नंबर पर दिया गया है गुजरात, दूसरे पर है ये महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर ब्लैक कलर में सी नंबर पर ओडिशा राज्य है और डी नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य है। अब देख लेते हैं कि ये किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं या फिर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ए, गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो ये भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो ये गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुजरात मूंगफली उत्पादक, महाराष्ट्र गन्ना उत्पादक, ओडिशा रागी उत्पादक और आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे आ जाइए। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो पूरे विश्व में केरल गरम मसालों के लिए जाना जाता है। केरल राज्य में गरम मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आंसर सी, एगमार्क है। देखिए, काफी बार इसका नाम आपने सुना होगा। ये एक प्रमाण चिन्ह है फ्रेंड्स, जो कि भारत में नॉर्मली एग्रीकल्चर या फिर खाद्यान्न से रिलेटेड जो उत्पाद हैं उन्हें दिया जाता है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है
कि भारत के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा किसी भी वस्तु को बेचने के लिए, जो कि मुख्य रूप से खाद्यान्न वस्तुएं हैं, उनको बेचने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, जिनमें मिलावट ना हो, पूरी तरह से शुद्ध हो। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट इन मानकों पर खरा उतरता है तो उसे एगमार्क चिन्ह दिया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये जो चिन्ह है फ्रेंड्स, जिसे एगमार्क चिन्ह कहा जाता है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। आंसर डी। सभी खाद्य उत्पादों को मानकों पर खरा उतरने के लिए ये चिन्ह दिया जाता है जो कि उस संबंधित प्रोडक्ट की गुणवत्ता की गारंटी को दर्शाता है। पीत क्रांति मतलब येलो रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो वेरी सिंपल, येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आंसर बी। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। अगर चाय की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। कॉफी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आंसर बी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, नॉर्मन बोरलॉग जो कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनके नाम पर अब जो बोरलॉग पुरस्कार है वो भी सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाएगा। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 1972 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत में 40 वर्ष से कम उम्र के उन शोधकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में भी काफ़ी एग्जामों में ये हमें देखने को मिले हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।